Hello dear students, in this lecture we are going to discuss the chapter Living World from the unit Diversity in the Living World. So, Living World chapter है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि Living World यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सबसे मेन बात जो है वो क्या है कि हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या है। सबसे पहले देखिए ग्रोथ आपको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके केस में ग्रोथ होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, cellular organization and consciousness. These all are the characteristics of living organisms. So, growth के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन नंबर एंड मास। देखो, मास में और नंबर में जब इंक्रीज हो रहा है दो चीजों में, मास में और दूसरा नंबर में। So increase in mass and number of individuals is called as the growth. या फिर हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं? ये हमारे पास ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ के, यानी कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये ग्रोथ के। जब भी ग्रोथ होगी तो मास में इंक्रीज होगा, नंबर में इंक्रीज होगा, जो इंडिविजुअल्स हैं उनका जो नंबर है दैट विल इंक्रीज। ठीक है। So, increase in mass and increase in number are the twin characteristics of growth. Next बात करते हैं सेल डिवीजन। देखो, सेल डिवीजन आपको पता है कि एक सेल है, अगर एक सेल डिवाइड करेगा तो आगे जो है और नंबर ऑफ सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम बात करें multicellular organisms के केस में, if we specifically say about the multicellular organisms, multicellular organisms के केस में देखिए क्या होता है कि सेल डिवीजन के थ्रू ही क्या होती है, ग्रोथ होती है उनके केस में। In case of multicellular organisms, the growth occurs by the cell division, यानी कि सेल डिवाइड करेगा, नंबर बढ़ेगा सेल का और उससे ग्रोथ होती है। अब देखिए, प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के केस में क्या होता है, डिवीजन अकर्स कॉन्टिन्यूअसली एंड एनिमल्स सर्टेन एज। देखिए, हमें पता है कि प्लांट्स के केस में क्या होता है, कंटिन्यूअसली जो है वो डिवीजन होता रहता है, सेल डिवीजन लगातार होता रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। लेकिन अगर हम एनिमल्स के केस में देखें तो एनिमल्स के केस में क्या होता है, जो डिवीजन्स होते हैं, ठीक है, जो डिवीजन्स होते हैं वो जो है वो किसी पर्टिकुलर एज तक ही होंगे। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि इन केस ऑफ एनिमल्स जो ग्रोथ है, ग्रोथ जो है वो किसी स्पेसिफिक एज के बाद रुक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिवीजन ऑल्सो इनेबल्स टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। अब देखिए, अगर डिवीजन्स हो रहे हैं, सेल डिवीजन्स हो रहे हैं, तो इससे जो लॉस्ट सेल्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए भी इससे जो है हेल्प मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में अगर हम बात करें, इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये ग्रो करते हैं बाय द सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय व्हाट? बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के थ्रू ये ग्रो करते हैं। देखो, जब सेल डिवीजन होगा तो नंबर बढ़ेगा, सेल्स का नंबर बढ़ेगा। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ। ग्रोथ को आप क्या बोल सकते हो कि ये इंक्रीज इन बॉडी मास होता है। इट इज इंक्रीज इन बॉडी मास, इंपॉर्टेंट है। नॉन लिविंग, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर हम नॉन लिविंग बींग्स के केस में बात करें, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के केस में अगर हम बात करें, तो क्या होता है कि ग्रो विद एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल ऑन द सरफेस। तो जो आपके नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप देखो, अगर आप बोल रहे हो कि मास बढ़ रहा है
तो वैसे मास तो नॉन लिविंग के केस में भी बढ़ जाता है, मतलब कुछ मटेरियल की एक्यूमुलेशन हो जाती है इनके सरफेस के ऊपर, इनके सरफेस के ऊपर कुछ मटेरियल की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। और एक टर्म यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, दैट इज एक्रीशन। एक्रीशन हमारे पास क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्रीशन? एक्रीशन का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जो नॉन लिविंग आर्टिकल्स जो होते हैं, नॉन लिविंग आर्टिकल्स इंक्रीज इन साइज, यानी कि इनका जो मास है वो बढ़ रहा है एक तरीके से, उसी को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्रीशन। एक्रीशन का मतलब क्या हुआ कि जो नॉन लिविंग आर्टिकल्स हैं दे इंक्रीज इन साइज। अब इसकी मैं आपको इमेज एक दिखाती हूँ। जैसे आप यहाँ पे चेक करना, ये आपके पास माउंटेन दिखाई गई है, देखिए ये माउंटेन है। तो देखो माउंटेन के ऊपर क्या हो रहा है, कुछ सब्सटेंस का यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जा रहा है, एक्यूमुलेशन हो जा रहा है कुछ सब्सटेंस का, देखो ये इसके ऊपर एक्यूमुलेशन हो जा रहा है माउंटेन के ऊपर। तो हालांकि वी नो कि जो माउंटेन है वो नॉन लिविंग है, माउंटेन क्या है, नॉन लिविंग, लेकिन फिर भी इसके ऊपर देखो एक्यूमुलेशन हो रहा है कुछ सब्सटेंस का, तो मास तो बढ़ेगा, मास तो बढ़ेगा। सो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इस टाइप से जो ग्रोथ है, अगर हम ग्रोथ को ये क्राइटेरिया माने कि ये इंक्रीज इन बॉडी मास है, तो ऐसा तो नॉन लिविंग के केस में भी देखने को मिलता है। कैसे, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द सरफेस, जिसको एक्रीशन बोल दिया। जैसे कि माउंटेन्स के केस में, ये सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, माउंटेन्स के केस में, बोल्डर्स के केस में एंड सैंड माउंट्स के केस में ये देखने को मिलता है। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ कैन नॉट बी ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कि जो ग्रोथ होती है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। देखो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग के केस में ही देखने को मिलेगी और किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई फीचर ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग के केस में ही देखने को मिलता है और किसी भी नॉन लिविंग के केस में देखने को मिल ही नहीं सकता, उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं कि ये तो नॉन लिविंग के केस में भी देखने को मिल रही है, तो इसीलिए इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये हो गया हमारा ग्रोथ के बारे में कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस प्रोजेनी सिमिलर टू दैम। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं, टू प्रोड्यूस प्रोजेनी, प्रोजेनी यानी कि अपनी ही तरह की, और वो आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, अपनी ही तरीके के ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। सो रिप्रोडक्शन दो टाइप्स की होती है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है, सिर्फ जो है ओनली वन गैमेट इज इन्वॉल्व, सिर्फ एक गैमेट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। जबकि अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे टू गैमेट्स जो होते हैं, टू गैमेट्स आर इन्वॉल्व, टू गैमेट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, जैसे कि अमीबा है, बैक्टीरिया है, क्लेमाइडोमोनास है, ये एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो सिंगल, यूनि मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, बैक्टीरिया है एंड क्लेमाइडोमोनास है। इसको आप ऐसे याद रखिए, एनसीईआरटी के एग्जांपल से इसको ऐसे याद रखिए, एबीसी। एबीसी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ए फॉर अमीबा, बी फॉर बैक्टीरिया, सी फॉर क्लेमाइडोमोनास। सो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, ये क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं और इससे क्या करेंगे, ये अपने नंबर को बढ़ाएंगे एंड इंक्रीज इन नंबर,
एंड इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, तो जब नंबर में यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम यहाँ पे ग्रोथ बोल देते हैं। सो इट इज अनक्लियर विद द यूसेज ऑफ द टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर नंबर में इंक्रीज हो रहा है इनके केस में, ठीक है, नंबर में इंक्रीज हो रहा है इनके केस में, तो तब भी हमने उसको क्या बोला, रिप्रोडक्शन बोला। और हमने इससे पहले क्या पढ़ा कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। सो कुछ एक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, कुछ एक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जो आपके पास जो रिप्रोडक्शन होती है दैट इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। नोट इट डाउन, इन सम ऑर्गेनिजम्स द रिप्रोडक्शन इज, रिप्रोडक्शन क्या होती है कुछ एक में, दैट इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। ठीक है, अब वो जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन से हैं जिनमें ऐसा देखने को मिलता है, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की हमने जो बात की अभी, बैक्टीरिया हो गया आपका, अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है। इसके केस में क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। एनसीईआरटी का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये होता है यूनिसेलुलर के केस में, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे अमीबा, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास के केस में। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते। देखो हालांकि लिविंग है, हमने बोला कि लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है रिप्रोडक्शन। सो हालांकि कुछ एक ऑर्गेनिजम्स लिविंग होते हैं लेकिन फिर भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। उसमें एग्जांपल्स क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि म्यूल्स है, स्टेराइल वर्कर बीज हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर बीज हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए। ये क्या है, ये हालांकि लिविंग है लेकिन फिर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम डिफाइनिंग फीचर उसको बोलते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम डिफाइनिंग फीचर उसको बोलते हैं कोई भी ऐसा फीचर जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो लिविंग के केस में ही देखने को मिलता है और सारे लिविंग के केस में देखने को मिलता है, किसी भी नॉन लिविंग के केस में देखने को मिलेगा ही नहीं और हर एक लिविंग के केस में देखने को मिलेगा। लेकिन एज हमने देखा कि रिप्रोडक्शन, हालांकि म्यूल्स जो है वो लिविंग है, स्टेराइल वर्कर बीज भी लिविंग है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स आल्सो लिविंग, लेकिन ये फिर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। सो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो आपके पास रिप्रोडक्शन है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है दैट इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हालांकि देखिए कैरेक्टरिस्टिक है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वी नो दिस वेरी वेल। ठीक है, नॉन लिविंग अगर कोई चीज है तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगी, तभी तो हम इसको कैरेक्टरिस्टिक के अंडर रख रहे हैं, तभी तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि किसी भी नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये डिफाइनिंग फीचर है, तो डिफाइनिंग फीचर ये नहीं है। नोट इट डाउन, डिफाइनिंग फीचर ये नहीं होता है लिविंग बींग्स का, क्योंकि कुछ एक लिविंग बींग्स तो ऐसी भी होते हैं जिनके केस में रिप्रोडक्शन नहीं होती है, हालांकि वो लिविंग है। सो although it is a characteristic of the living organism but it is not the defining feature of living organism. नेक्स्ट बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म सबसे पहले क्या है, देखिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो केमिकल से बने हुए होते हैं, चाहे स्मॉल केमिकल चाहे बिग केमिकल यानी कि लार्ज केमिकल। सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके केमिकल से बने हुए होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है, सो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी। मेटाबॉलिज्म का मतलब देखिए डेफिनेशन क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी और लिविंग सिस्टम।
सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी और द लिविंग सिस्टम, उसको मेटाबॉलिज्म हम बोल देते हैं। अब मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स होते हैं, जैसे कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ये दो टाइप्स होते हैं मेटाबॉलिज्म के, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कट, यानी कि ये ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होती है लार्जर मॉलिक्यूल्स की। एनाबॉलिज्म क्या है, इसमें ये बिल्डिंग अप प्रोसेस है, तो इसमें सिंथेसिस होती है लार्जर मॉलिक्यूल्स की। जैसे देखिए यहाँ पे, ये आपके पास यहाँ पे लार्जर मॉलिक्यूल्स आपको दिखाए गए हैं, ये लार्जर मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं, ठीक है। ये टूटेंगे तो आपको छोटे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मिलेंगे, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। इन द सेम वे एनाबॉलिज्म में अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में कंबाइन करके लार्ज मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करेंगे, तो ये एनाबॉलिज्म कहलाएगा आपके पास। तो एक आपके पास ब्रेक डाउन वाला है और एक बिल्डिंग अप वाला है। सो सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, इसको मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। अब देखिए, अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग के अंदर तो मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है, किसी भी नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट है, जो केमिकल्स होते हैं जिनको हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, बायो यानी कि लिविंग बीइंग्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर बायोमोलिक्यूल्स व्हिच आर मेड एंड चेंज टू द अदर मॉलिक्यूल्स। वो बनते हैं और अदर मॉलिक्यूल्स में चेंज होते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में जो है केमिकल रिएक्शन जो है वो चलते हैं, ये लिविंग सिस्टम के अंदर केमिकल रिएक्शन चलते हैं। सो इन मॉलिक्यूल्स की, इन बायोमोलिक्यूल्स की जो कन्वर्जन होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन बोल देते हैं। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है आउटसाइड द बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट, आउटसाइड द बॉडी भी उसको जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। कैसे, इन विट्रो, यानी कि अंडर द लैब कंडीशन, इन सेल फ्री सिस्टम, मतलब वहां पे सेल नहीं है, सेल फ्री सिस्टम में, यानी कि टेस्ट ट्यूब में, या हम बोल सकते हैं इन विट्रो यानी कि लैब कंडीशंस के अंदर जो है इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है। इज नाइदर, तो यहाँ पे इस तरीके के जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिनको डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है लैब कंडीशंस में, वो ना तो लिविंग होते हैं ना तो नॉन लिविंग होते हैं। सो मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या है, दैट इज द, दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, ये अब डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग थिंग्स का, क्योंकि किसी भी नॉन लिविंग के अंदर ये नहीं होता है और सारी लिविंग के अंदर देखने को मिलता है। सो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी की, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता है सेल से ही बना होता है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी है, ये भी क्या है, ये भी डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग फॉर्म्स का। अब आगे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि एनाबॉलिज्म में अगर हम बात करें तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो इसमें एग्जाम्पल आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सो कैटाबॉलिज्म के केस में अगर हम देखें तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है। सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो इसमें एग्जाम्पल आ जाता है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में अगर हम देखें तो हमें पता है कि प्लांट्स अपना फूड जो है वो बनाते हैं इसके द्वारा। सो यहाँ पे ये CO2 है, ठीक है, और यहाँ पे ये H2O है। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो वाटर है, ठीक है, वाटर जो है ये मिलके जो है वो ग्लूकोज यहाँ पे बना देते हैं। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, और साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और साथ ही साथ यहाँ पे एनर्जी मिलेगी। सो ग्लूकोज यहाँ पे बन रहा है, तो मतलब बिल्डिंग अप है ना, बिल्डिंग अप प्रोसेस है। तो ये क्या है, ये एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है। जबकि अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं, एरोबिक यानी कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, तो यहाँ पे देखिए क्या है, C6H12O6, ये क्या है आपका ग्लूकोज है, प्लस 6O2, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमें लेना पड़ेगा। तो देखिए CO2 और साथ में 6H2O, और आपको यहाँ पे वाटर जो है वो मिल रहा है, ठीक है, वाटर आपको यहाँ पे मिल रहा है साथ में। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, सो यहाँ पे एनर्जी आउट हो रही है, जबकि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी इन थी, ठीक है, एनर्जी यहाँ पे
इन है और यहाँ पे एनर्जी आउट है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो आपका टूट रहा है, वो टूट रहा है ना। तो ब्रेक डाउन वाले प्रोसेस को क्या बोला अभी हमने, कैटाबॉलिज्म। इसको तो ऐसे याद रखिए, कैटाबॉलिज्म यानी कि कट से रिलेटेड। सो ब्रेक डाउन वाला क्या कहलाएगा, कैटाबॉलिज्म कहलाता है हमारे पास। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सियसनेस की। सो जो कॉन्सियसनेस है उसमें अगर हम देखें तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेंस देयर सराउंडिंग्स और एनवायरमेंट स्टिमुलाई फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अब देखिए हम कॉन्सियसनेस को बोलेंगे, मतलब जैसे अगर हम अपनी बात करें, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, सो हम जो है वो कॉन्सियस हैं सराउंडिंग्स के लिए, या हमारी एनवायरमेंट में क्या हो रहा है हमें पता लग रहा है, हम कॉन्सियस हैं किसी भी टाइप के स्टिमुलस के लिए। जैसे कि चाहे फिजिकल स्टिमुलस है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में जो है वो बताया गया, इस इमेज को ध्यान से देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गैस के ऊपर जो है यहाँ पे ये फ्राई पैन रखा है, ठीक है। सो ये बहुत गर्म हो गया, तो एकदम से अगर मान लीजिए आपने इसके ऊपर हाथ रख दिया तो आप क्या करोगे, ये देखो दूसरी वाली इमेज में देखो, इस तरीके से आप अपना हैंड वहां से हटा दोगे, इस तरीके से आप अपना हैंड वहां से हटा दोगे। सो ये क्या है, ये एक तरीके से आपकी कॉन्सियसनेस ही है, ठीक है, मतलब आप अवेयर हो। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये फिजिकल स्टिमुलस है, ये यहाँ पे क्या है, फिजिकल स्टिमुलस है, यानी कि बाहर से कोई स्टिमुलस यहाँ पे मिला है, ठीक है, बाहर से स्टिमुलस मिला कि हाँ जी ये गर्म हुआ, तो आपको, आप अपनी सराउंडिंग्स के लिए अवेयर हो, तो आपने क्या किया, यहाँ से अपना हाथ हटा दिया एकदम से, मतलब तो एक तरीके से ये जो हाथ है ये खुद ही यहाँ से हट जाएगा अंडर द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, ब्रेन को सिग्नल जाता है। सो तभी आप यहाँ से अपना हाथ हटाते हो, क्योंकि एक तरीके से ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो होता है। सो ये फिजिकल स्टिमुलस में, जैसे कि केमिकल स्टिमुलस हो सकते हैं, बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो सकते हैं, हम उनके लिए क्या है, हम उनके लिए पूरे तरीके से जो है अवेयर होते हैं, वी आर अवेयर ऑफ दिस, क्लियर है। अब देखिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेंस करते हैं, कैसे, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके थ्रू ही करते हैं। सो प्लांट्स के केस में अगर हम बात करें, तो प्लांट्स के केस में जैसे कि लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, या फिर जो पॉल्यूटेंट्स हैं, पॉल्यूटेंट्स यानी कि जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है, तो प्लांट्स भी जो है वो कॉन्शियस होते हैं उन सारी चीजों के लिए, ठीक है, यानी कि प्लांट्स भी हमारे पास जो है वो क्या है, लिविंग है, प्लांट्स भी क्या है, लिविंग है। सो जैसे लाइट अगर प्लांट्स को ठीक ठाक नहीं मिल रही है, ठीक है, कई बार पानी अगर ठीक ठाक से नहीं मिल रहा है, तो जैसे आपको यहाँ पे प्लांट दिखाया गया है, ठीक है, कई बार देखो जो लीफ है वो प्रॉपर है, यहाँ पे लीफ प्रॉपर नहीं है, तो ये सारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये इन सारी चीजों के लिए डिपेंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स जो है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब फोटो पीरियड क्या होता है, जो फोटो पीरियड होता है, फोटो पीरियड इन्फ्लुएंस करता है रिप्रोडक्शन को। फोटो पीरियड जो है इन्फ्लुएंस, फोटो मतलब लाइट से रिलेटेड, ठीक है, जैसे सनलाइट जो है प्लांट्स को मिल रही है, सो फोटो पीरियड, सो फोटो पीरियड जो है वो इन्फ्लुएंस करता है रिप्रोडक्शन को। इसमें बहुत सारी सीजनल ब्रीडर्स में, बहुत सारे सीजनल ब्रीडर्स में, मतलब जो कि सीजन के हिसाब से ब्रीडिंग करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स, उनके केस में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि जो फोटो पीरियड है वो इन्फ्लुएंस करता है रिप्रोडक्शन, लेकिन किसके केस में, तो आप बोलोगे सीजनल ब्रीडर्स के केस में, ठीक है। अब वो जो सीजनल ब्रीडर्स हैं उनमें प्लांट्स हो सकते हैं या फिर एनिमल्स हो सकते हैं। जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ह्यूमन आर अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। देखिए हम जो है अपने बारे में अवेयर हैं, वी आर ह्यूमंस, हम अपने बारे में अवेयर हैं। सो ह्यूमंस क्या है, ये अपने बारे में अवेयर होते हैं, तो इसी को हम सेल्फ कॉन्शियसनेस बोल देते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस बोल देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रॉपर्टी है। सो जो कॉन्शियसनेस है उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि देखिए कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्शियस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि कोई टेबल है, कोई चेयर है, वो अपने बारे में कॉन्शियस होगा, नो, दैट इज नॉट कॉन्शियस ऑफ इटसेल्फ। सो कॉन्शियसनेस को आप बोल सकते हो कि हाँ जी ये क्या है, दैट इज द लिविंग प्रॉपर्टी ऑफ द
that is the living property, or you can say that is the defining property of the living organism. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है और किसी भी नॉन लिविंग के केस में कॉन्शियसनेस नहीं देखने को मिलती है, किसी भी नॉन लिविंग के केस में कॉन्शियसनेस नहीं देखने को मिलती है। सो इसीलिए आप बोल सकते हो, देखो अब डिफाइनिंग फीचर्स जो है वो क्या क्या हो गए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जो अभी तक हमने डिस्कस किया। सबसे पहला हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म। दूसरा जो हमने डिस्कस किया दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड नेक्स्ट वन इज योर कॉन्शियसनेस, नेक्स्ट वन इज कॉन्शियसनेस। सो ये सारी के सारे क्या हैं? these all are the defining features of the living organisms. metabolism, cellular organization, क्योंकि हमने बात की कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से ही बने हुए होते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया हमारा, कॉन्शियसनेस हो गया, ये सारी की सारी क्या है? दीज ऑल आर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, एक टेबल है, सारी बातें यहाँ से हम समराइज कर लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो देखिए, जैसे ग्रोथ है अब आपके पास, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। देखो कोई भी जो है वो चीज अलाइव है यानी कि जिंदा है, तो मतलब उसमें ग्रोथ जरूर होगी, ठीक है। रिप्रोडक्शन जरूर होगी, और रिप्रोडक्शन के द्वारा जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा हेरिडिटी ऑफ ट्रेड्स, हेरिडिटी क्या होता है? दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ characters from parents to offsprings, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोल देते हैं कि जो करेक्टर्स हैं उनकी ट्रांसमिशन हो रही है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। सो अगर कोई चीज अलाइव है तो वहां पे हेरिडिटी भी एक इम्पोर्टेंट फीचर देखने को मिलता है। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं होम्योस्टेसिस। सो होम्योस्टेसिस, कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी लिविंग बीइंग है तो वहां पे अगर वो अलाइव है तो वहां पे होम्योस्टेसिस देखने को मिलता है, ठीक है। होम्यो का मतलब स्टेबल से रिलेटेड, सो स्टेबल इनर कंडीशंस दैट इज होम्योस्टेसिस, ठीक है। जैसे हमारे इनसाइड जो है वो कांस्टेंट जो एनवायरनमेंट जो है वो बना रहे, या हम बोल सकते हैं कि स्टेबल इनर कंडीशंस अगर रहेंगी तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम होम्योस्टेसिस के अंडर ले लेते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, दैट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी, और इसके दो टाइप्स देखे, एक देखा हमने एनाबॉलिज्म, एक देखा कैटाबॉलिज्म। इसके अलावा बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी अलाइव अगर कोई है तो वहां पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट के लिए जो रिस्पॉन्स है वो भी जो है वो सिर्फ कौन शो करेंगे? जो आपके पास लिविंग है सिर्फ वो ही जो है वो शो करेंगे। सो रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट, ये भी जो है अगर कोई चीज लिविंग है, अलाइव है, तो वहां पे ही देखने को मिलेगा। सो इस लेक्चर में हमने देखिए क्या क्या डिस्कस किया है, थोड़ा सा हम इसको समराइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या होता है। फिर उसके बाद हमने ग्रोथ के बारे में देखा। ग्रोथ की जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको इस इमेज में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो दिखाए गए हैं। देखिए डाइवर्सिटी जो है वो, अगर हम लिविंग बीइंग्स में बात करें तो हमारे अर्थ में जो है वो मतलब डाइवर्सिटी यानी कि वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा वैरायटी
के जो लिविंग बींग्स हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये बटरफ्लाई है, फ्रॉग है। सो इस तरीके से जैसे प्लांट्स है वो लिविंग है, ठीक है, फिश है। सो इस तरीके से बर्ड्स हैं। तो मतलब एक ग्रेट डाइवर्सिटी इज सीन। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, दैट इज कॉन्सियसनेस के बारे में डिस्कस किया, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस किया। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज जो है वो मिल रहा है, एनर्जी इन एंड एनर्जी आउट इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। फिर कॉन्सियसनेस के बारे में हमने देखा एंड देन इस फ्लो चार्ट से हमने सारी बात सम अप की। आई होप you liked this lecture. Thank you so much. Hello students, we will discuss about the topic diversity in living world. So let's start. सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें पता होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। So the term used to refer to the number of varieties of plants and animals in region on earth. देखो जो बायोडाइवर्सिटी है, अगर मैं वर्ड को स्प्लिट करूं तो बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग, एंड डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी मींस वैरायटी। तो यानी कि ये जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है इसका यूज होता है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ वेराइटीज, मतलब कि जो अलग अलग जो वेराइटीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स की जो कि अर्थ में प्रेजेंट है, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोल देते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी में एक डाटा दिया गया है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट द नंबर ऑफ स्पीसीज नोन दे रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। एनसीईआरटी का डाटा है, इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखिए क्लासिफिकेशन की क्या नीड है। सो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू द कैटेगरीज सो दैट दे कुड बी नेम्ड, रिमेम्बर्ड, स्टडीड एंड अंडरस्टूड। देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई करने की क्या जरूरत है, तो उनको क्लासिफाई करने की जरूरत ये पड़ी कि इससे जो है उनको नेमिंग देना, उनको नाम देना, प्लस उनको रिमेम्बर करना और उनके बारे में पूरी स्टडी करना और साथ ही साथ उसको समझना, उनके बारे में समझना ये इजी हो जाता है। सो नीड्स टू स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑर्गेनिज्म, सो ऑर्गेनिज्म नेम्ड सेम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो नाम देना भी बहुत जरूरी होता है, नेमिंग करना, ठीक है, एक स्टैंडर्ड नाम देना, और उसी को हम नॉमेनक्लेचर के अंडर लेते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म का जो नाम दिया गया है उसको फिर सेम ही नाम से जाना जाएगा इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे के पूरे वर्ल्ड में। सो नॉमेनक्लेचर की अगर मैं बात करूं तो नॉमेनक्लेचर में किस टाइप के नाम दिए जाते हैं, जो साइंटिफिक नेम होते हैं, साइंटिफिक नेम यहाँ पे दिए जाते हैं टू ऑल द नोन ऑर्गेनिजम्स। सो प्लांट्स के केस में अगर हम देखें, प्लांट्स के केस में क्या होता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया ऑफ आईसीबीएन। अब आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। एंड एनिमल्स के केस में अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं, देखो एनिमल्स की स्टडी को हम जूलॉजी बोलते हैं, प्लांट्स की स्टडी को हम बॉटनी बोलते हैं। सो एनिमल्स की स्टडी को हम जूलॉजी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आईसीजेडएन क्या होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। देखिए यहाँ पे फॉर आएगा, ये माइनर सी चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे फॉर था और यहाँ पे ऑफ आएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। सो scientific names ensure that each organism has ओनली वन नेम। देखिए जो साइंटिफिक नेम जो दिए जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, तो वो जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो हर एक ऑर्गेनिज्म है, ईच ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म
का सिर्फ एक नाम होगा, हैज ओनली वन नेम, ठीक है, क्योंकि वो फिर साइंटिफिक नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो होगा और जो हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको जो है वो नाम दिया जाएगा, जो अलग अलग वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको नाम दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम ये यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो एंश्योर करते हैं कि जो हर एक ऑर्गेनिज्म है, ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। अब देखिए कुछ यहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से देखेंगे, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लिनियस। क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था? कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ही पब्लिश द बुक सिस्टमा नेचरे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो कैरोलस लिनियस थे, ये बात हम मान गए कि इन्होंने बाइनोमियल जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन्होंने जो है वो कौन सी बुक को पब्लिश किया था। तो जो सिस्टमा नेचरे नाम की जो बुक थी वो इनके द्वारा ही पब्लिश की गई थी। द साइंटिफिक नेमिंग of an organism using two words, यानी कि दो वर्ड्स का यूज करते हुए जो साइंटिफिक नेमिंग है किसी ऑर्गेनिज्म की वो की जाएगी और इसी को हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोल देते हैं। देखिए नाम से ही पता लग रहा है बाइनोमियल, बाई का मतलब क्या होता है? टू। तो यानी कि दो वर्ड्स यहाँ पे यूज होंगे जब भी साइंटिफिक नेम जो है वो दिया जाएगा ऑर्गेनिज्म को। सो ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, हर एक नाम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट जिसको स्पीसीज नेम भी बोल देते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के लिए क्या क्या रूल्स हैं? सो सबसे पहला रूल देखिए क्या है, दीज रूल्स आर इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहला रूल क्या है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल नेम्स की, सो जनरली ये लैटिन में होते हैं लेकिन इनको लिखा जाता है इटैलिक्स में। ये सबसे पहला रूल हो गया। दूसरा क्या है, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स द, जो पहला वर्ड होता है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है जीनस को, जबकि सेकंड वर्ड जो है वो डिनोट कर रहा होता है स्पेसिफिक एपिथेट को यानी कि स्पीसीज के नाम को। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करता है जीनस को और दूसरा जो वर्ड होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को या हम बोल सकते हैं स्पीसीज को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बोथ द वर्ड्स ऑफ द बायोलॉजिकल नेम शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली। मतलब जब भी आपको बायोलॉजिकल नेम जो है वो लिखना है तो जो उसके जो दोनों वर्ड्स होंगे उनको क्या करना है, उनको सेपरेटली अंडरलाइन करना है when handwritten and italics if printed। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहला वर्ड है जो कि जीनस को डिनोट कर रहा होता है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, लेकिन जो स्पेसिफिक एपिथेट है यानी कि जो स्पीसीज का जो नाम है वो स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। जो स्पीसीज का जो नाम होता है वो स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से, ठीक है। मतलब यानी कि आप सिंपली ये बोल सकते हो कि बायोलॉजिकल नेम्स जब भी यहाँ पे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किया जा रहा है तो दो यहाँ पे चीजें आएंगी, एक तो जीनस का नाम, एक तो स्पीसीज का नाम। तो वहां पे जो फर्स्ट वर्ड है वो आपका डिनोट करता है जीनस को तो वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, लेकिन जो स्पीसीज का जो नाम है यानी कि जो स्पेसिफिक एपिथेट है दैट शुड स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। सो ये हो गए हमारे रूल्स। These rules are important और ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से साइंटिस्ट ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को दिया था। तो यहाँ पे देखिए आपको इन साइंटिस्ट की जो है यहाँ पे पिक भी दिखाई गई है, कैरोलस लिनियस की, ठीक है। और इनकी बुक का नाम क्या था, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट बात करते हैं टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर टैक्सोनॉमी हियर।
सो टैक्सोनॉमी सबसे पहले क्या है? द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी एक तरीके से क्लासिफिकेशन का ही प्रोसेस है जो कि किसके ऊपर बेस्ड है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो फीचर्स हैं उसके ऊपर ये बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर नंबर 1, नंबर 2 सेल स्ट्रक्चर, नंबर 3 डेवलपमेंट एंड नंबर 4 इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ये क्या है? ये चार जो है ये बेसिस हैं यानी कि आधार हैं ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी के। तो देखिए सबसे पहले क्या हो गया? सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल और साथ में इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ये क्या है? ये जो चार जो चीजें हमने देखी ये है बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के आधार हैं ये। अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पे देखेंगे वो हम देखेंगे कि जो हमारे पास सिस्टेमेटिक्स होता है ये क्या होता है? व्हाट इज सिस्टेमेटिक्स? सो ह्यूमन बीइंग इज इंटरेस्टेड टू नो different organism and the diversity along with their relationship with the others, that is systematics. So अब देखो systematics के बारे में नीचे एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि जो सिस्टेमेटिक्स है वो एक्चुअल में किस चीज के बारे में बताता है। सो इट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की जाएगी बेस्ड ऑन देयर डाइवर्सिटीज। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट जो वेराइटीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो वेराइटीज हैं, जैसे हमें पता है वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर ऑन द अर्थ, ठीक है। सो दैट इज द डाइवर्सिटीज। तो यानी कि जो उनमें जो वेराइटीज हैं ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, सो उसकी जो क्लासिफिकेशन है। सो सिस्टेमेटिक्स क्या है? इट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। किसके ऊपर बेस्ड? बेस्ड ऑन देयर डाइवर्सिटीज, ठीक है, और साथ ही साथ उनके बीच का रिलेशनशिप, साथ ही साथ उनके बीच का रिलेशनशिप, ये हमें बताता है सिस्टेमेटिक्स। जैसे इससे ऊपर हमने पॉइंट देखा कि ह्यूमन बीइंग इज इंटरेस्टेड टू नो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड द डाइवर्सिटी अलोंग विद देयर रिलेशनशिप विद द अदर्स। तो इस चीज का जो है वो पता कर सकते हैं सिस्टेमेटिक्स के द्वारा। सो सिस्टेमेटिक्स डील विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर डाइवर्सिटीज एंड द रिलेशनशिप्स अमंग देम। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज अवर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है। ये क्या है? अरेंजमेंट है। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोल देते हैं। सो अब देखिए टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ all the known organism will lead to the development of the categories such as, कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं? किंगडम, फाइलम या डिवीजन। देखिए फाइलम जो है हम यूज करेंगे, फाइलम हम यूज करेंगे अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं देन हम यूज करेंगे डिवीजन, देन हम यूज करेंगे डिवीजन अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, और अगर एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे फाइलम यहाँ पे, ठीक है। सो अब देखिए जैसे हमारे पास किंगडम हो गया, फाइलम या डिवीजन हो गया, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ये सारी की सारी क्या है? दिस इज द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब देखिए अगर मैं इस हायरार्की के ऑर्डर की बात करूं, सो दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या रहता है? देखिए जो स्पीसीज है, स्पीसीज क्या है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे स्पीसीज क्या है? दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे स्पीसीज है, तो स्पीसीज सबसे नीचे आएगी। और अगर हम बात करें किंगडम, तो ये क्या है? ये हाईएस्ट कैटेगरी है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे हाईएस्ट कैटेगरी है। तो स्मॉलेस्ट कैटेगरी तो यहाँ पे स्पीसीज आ गई। सो हाईएस्ट कैटेगरी कौन आएगी? यहाँ पे
किंगडम आएगा आपका, हाईएस्ट कौन आएगा, किंगडम आएगा। क्लियर है। तो इसीलिए जो है हम क्या करेंगे, स्पीसीज को सबसे नीचे लिखेंगे, सबसे ऊपर किंगडम को लिखेंगे, और ऑर्डर देखिए ये रहता है, स्पीसीज सबसे नीचे, देन जीनस उससे ऊपर, देन फैमिली, देन उससे ऊपर ऑर्डर, देन क्लास। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, ओ सी ऑर्डर, फिर उसके बाद क्लास, ओ सी। ठीक है, ओ सी। और फिर अब देखिए फाइलम, आपको पता है फाइलम जो है हम यूज करेंगे फॉर द एनिमल्स, डिवीजन हम यूज करेंगे फॉर द प्लांट्स। और किंगडम जो है, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जो किंगडम है, देखो किंग जो होता है वो हमेशा ऊपर रहता है, तो किंगडम जो है वो सबसे ऊपर होगा, दैट इज द हाईएस्ट यूनिट हियर, और हाईएस्ट कैटेगरी जो है यहाँ पे वो आपके पास किंगडम ही है। सो ये हो गई हमारे पास टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इस तरीके से जो अरेंजमेंट है वेरियस टैक्सा की। ठीक है, दिस इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सो आई होप आपको इस लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा हर एक चीज क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस about the taxonomic categories. So firstly start with the species. Species की definition क्या है? Group of individuals having fundamental similarities and successful reproduction takes place among themselves. यानी कि ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनमें क्या है, फंडामेंटल सिमिलरिटीज हैं और साथ ही साथ उनके बीच में सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन हो सकती है, उसी को हम स्पीसीज बोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के आधार पे जो डिफरेंस है, दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। ये जो है देखने को मिलता है किसके बीच में, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती हैं उनके बीच में भी कुछ ना कुछ जो है मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस देखने को मिलता है। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि पैंथेरा टाइग्रिस की अगर हम बात करें तो ये जो है टाइगर का साइंटिफिक नेम है। पैंथेरा लियो ये लाइन का है। सोलानम ट्यूब्रोसम एंड सोलानम नाइग्रम। तो यहाँ पे देखिए जो पैंथेरा है वो जीनस है, जबकि टाइग्रिस जो है वो क्या है, स्पीसीज है। इन द सेम वे सोलानम ट्यूब्रोसम जो कि पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, तो इसमें जो सोलानम है वो क्या है, दैट इज द जीनस, एंड जो ट्यूब्रोसम है वो स्पीसीज है। सो नेक्स्ट पॉइंट में दिया भी गया है टाइग्रिस, लियो, ट्यूब्रोसम एंड नाइग्रम, ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज के नाम को, जबकि पैंथेरा एंड सोलानम की अगर हम बात करें, सो दीज रिप्रेजेंट द जेनरिक नेम। जीनस में हैव मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। जीनस के पास जो है एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीसीज हो सकते हैं, सो वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को। अब देखिए जैसे कि आपके पास यहाँ पे ब्रिंजल का बताया गया है इमेज में, और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे टोमेटो का बताया गया है। इनके केस में क्या है, जीनस सेम है लेकिन स्पीसीज यहाँ पे अलग है। नेक्स्ट वन इज द जीनस। जीनस क्या है, जेनरा ऑफ द एग्रीगेट्स ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। यानी कि देखो सबसे पहले हमने बात की स्पीसीज की, सो जो क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज हैं उनका एक पूरा जो ग्रुप है उसको हम जेनरा बोल देते हैं। ग्रुप ऑफ द रिलेटेड स्पीसीज विद मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, मतलब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो हैं जिनके बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो कॉमन है, देन द स्पीसीज ऑफ द अदर जेनरा, उसी को हम जीनस बोल देते हैं। एग्जाम्पल पैंथेरा लियो की अगर हम बात करें, पैंथेरा पैडस की बात करें जिसका नाम लियोपार्ड होता है, इसके अलावा हम पैंथेरा टाइग्रिस की अगर बात करें, सो ये जो है सबके जो है नाम दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए जो पैंथेरा है वो कॉमन है सब में, पैंथेरा जीनस है इन सब में। एनिमल्स विच कम्स अंडर द जीनस पैंथेरा शेयर्स सेवरल कॉमन फीचर्स एंड डिफर फ्रॉम द जीनस फैलिस। अब जीनस फैलिस में क्या आती हैं, कैट्स आती हैं। सो जो जीनस जो पैंथेरा है वो जो है बहुत सारे कॉमन फीचर्स भी शेयर करता है जीनस फैलिस के साथ, और बहुत सारे फीचर्स में डिफरेंट भी है। पोटैटो का साइंटिफिक नेम जैसे देखिए क्या होता है, सोलानम ट्यूब्रोसम। ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम, अब यहाँ पे जीनस सेम ही है, ओनली जो है यहाँ पे स्पीसीज अलग है। जीनस यहाँ पे भी सोलानम ही होगा। नेक्स्ट इज द फैमिली। अब देखिए इससे पहले हमने बात की जीनस की,
सो यानी कि फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज. इट इज कैरेक्टराइज्ड on the basis of the vegetative and the reproductive features. Example family Solanaceae. देखिए एग्जाम्पल दिया गया है. जो फैमिली सोलेनेसी है इसमें क्या आता है? जेनरा सोलानम, पेटूनिया एंड धतूरा. तो ये जो है हमारे पास फैमिली सोलेनेसी के अंडर ही आते हैं. तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि एक जो फैमिली है उसके अंदर देखिए, उसके अंदर ये सारे जेनरा आ रहे हैं, तो यही हमारे पास फैमिली कहलाती है. क्योंकि फैमिली क्या है? एक समूह है, एक ग्रुप है रिलेटेड जेनरा का. एग्जाम्पल देखिए जैसे आगे फैमिली फैलिडे की अगर हम बात करें तो इसमें जेनरा पैंथेरा भी आता है. पैंथेरा के अंडर जैसे लाइन आता है, टाइगर, लियोपार्ड आता है, और फैलिस में कैट आती है. लेकिन फैमिली जो है यहाँ पे फैलिडी ही रहती है. तो यहाँ पे फैलिडी ही फैमिली रह रही है. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा है. नेक्स्ट इज द ऑर्डर. अब देखिए इससे पहले हमने बात की फैमिली की, यानी कि जो असेंबलीज है फैमिलीज की विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, दैट इज द ऑर्डर या ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली. वो क्या बनाते हैं? ऑर्डर. सिमिलर कैरेक्टर्स विल बी लेस इन नंबर. यहाँ पे सिमिलर कैरेक्टर्स का नंबर कम होता है ऑर्डर के केस में. फैमिली प्लांट फैमिलीज जैसे कि कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली जो है, सोलेनेसी फैमिली जो है, इनको रखा गया है ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में. सो देखिए यहाँ पे फैमिलीज जो हैं दोनों सेम है, तो इनको एक ही ऑर्डर में रखा गया है. अब देखिए जैसे एनिमल फैमिली फैलिडी एंड कैनिडी, इसमें जो है हमारे पास यहाँ पे अगर हम ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे भी ऑर्डर सेम है, कार्निवोरा ऑर्डर है. एनिमल फैमिली फैलिडी एंड कैनिडी के केस में भी ऑर्डर क्या है? सेम है. नेक्स्ट देखते हैं क्लास. अब देखिए इससे पहले हमने ऑर्डर पढ़ा, तो यानी कि क्लास क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल रिलेटेड ऑर्डर्स हैविंग फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स. जैसे कि क्लास मैमेलिया की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से ऑर्डर आते हैं? प्राइमेटा में मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन आते हैं. और कार्निवोरा की अगर हम बात करें, जैसे कि क्लास डायकोटिलिडने में अगर हम देखें, डायकॉट्स में अगर हम देखें जहां पे 2 कोटिलिडन्स होते हैं, तो इसमें ऑर्डर हमारे पास पॉलीमोनियल्स भी इसी में आता है, और सेपेंडियल्स जो कि मैंगो के लिए है ऑर्डर, वो भी इसी क्लास में रखा गया है. यानी कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर जो है वो क्लास होता है. सो मैंगो का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है. इसका ऑर्डर सेपेंडियल्स ऑर्डर होता है, और ये आपको याद रखना है. अब देखते हैं फाइलम और डिवीजन की बात की गई है. इट इंक्लूड्स क्लासेस. इससे पहले क्लास किया, सो यानी कि फाइलम या डिवीजन में क्या आएगा? क्लासेस विद वेरी फ्यू सिमिलरिटीज. अब देखिए कहां पे ज्यादा सिमिलरिटीज है, कहां पे कम सिमिलरिटीज है, यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं. सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. अब जैसे फाइलम कॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो इसमें आती हैं क्लासेस फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमेलिया. तो ये सारी की सारी क्या हैं? ये सारे के सारे फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ही आते हैं. और अगर हम कॉर्डेट्स की बात करें, इनके केस में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. ये इनका फीचर होता है, दैट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन दिस. ठीक है. सो प्लांट्स के लिए जो है हम डिवीजन यूज करते हैं, और फाइलम हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं. सो फाइलम कॉर्डेटा में ये सारी क्लासेस आई. सो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि क्लासेस विद वेरी फ्यू सिमिलरिटीज ये हमारे पास इसके अंडर आती हैं, फाइलम या डिवीजन के अंडर. अब जैसे देखिए अगर हम इन सब की बात करें, जैसे कि हमने क्लासेस फिश की क्लास देखी जो कि पाइसिस क्लास होती है, एम्फीबिया देखी, एम्फीबियंस के लिए देखा, रेप्टिलिया, एप्स के अंडर जो है बर्ड्स आते हैं हमारे. ठीक है. मैमल्स जो हैं, इन सब में जो है कॉमन फीचर है, मतलब कॉमन जो कॉर्डेट्स का जो फीचर होता है वो इन सब में है. जैसे कि नोटोकॉर्ड इन सब में होती है. डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम इन सब के केस में प्रेजेंट होता है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज डिवीजन. एंजियोस्पर्मी इंक्लूड्स द डाइकॉट एंड मोनोकॉट. अगर हम बात करें एंजियोस्पर्मी जो है, इसमें ये जो डिवीजन है इसमें कौन कौन सी क्लासेस आती हैं? तो इसमें ये दोनों क्लासेस आती हैं, क्लास डाइकोटिलिडने एंड मोनोकोटिलिडने.
दोनों क्लासेस, क्योंकि हमारे पास हमने पहले ही बोला कि फाइलम या डिवीजन क्या है, इट इंक्लूड्स द क्लासेस विद वेरी फ्यू सिमिलरिटीज. नेक्स्ट इज द किंगडम. दिस इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ द टैक्सोनॉमी. लोएस्ट कैटेगरी कौन है? ये है हमारे पास स्पीसीज. स्पीसीज को सबसे नीचे रखा जाएगा, फिर उससे ऊपर जो है रखेंगे जीनस को, और सबसे ऊपर जो है वो रखा जाता है किंगडम को. इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी. एनिमल्स के केस में अगर हम बात करें, सो एनिमल्स को किंगडम एनिमेलिया के अंडर रखा जाता है. प्लांट्स की बात करें, इनको किंगडम प्लांटी के अंडर रखा जाता है. सो आई होप यू अंडरस्टूड everything about the taxonomic categories. Thank you so much.